अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा उसे आसान कर सकता है। हमें कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर नहीं करना चाहिए और किसी और की स्ट्रगल को अपनी स्ट्रगल से कम भी नहीं समझना चाहिए। और कुछ अगर काइंडनेस के वर्ड्स और कुछ काम तरीके से पेश आने से किसी और की मुश्किल आसान होती है या आपका दिन अच्छा गुजरता है, तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। किसी की बात नहीं अच्छी लगती, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हों, थोड़ा सा काम डाउन करें, फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 26 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्रीज़ रहेगा। यूवी इंडेक्स इस वक्त 4 है, जो कि ऑफकोर्स जो हमें पिछले कुछ महीनों में नजर आई है उससे ज़्यादा है। 4 बजे तक अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो लाजमी तौर पर सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। हवा भी आज काफ़ी चल रही है। बारिश के अमकान अगले 10 दिन में बिल्कुल नहीं है। और विजिबिलिटी के हवाले से बात करें तो 4 किलोमीटर है, और जो कि बिल्कुल हल्की सी हेज़ की वजह से इम्पैक्ट हो रही है। लेकिन ओवरऑल अगर कहीं भी ट्रैवल करें तो एक्स्ट्रा टाइम रखें अपने पास, और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख पाते हैं, लेट हो रहे हैं, तो फ़ोन करके बता दें कि लेट हो जाएंगे। लेकिन ना तो अपनी जान को ना किसी और की जान को खतरे में डालें। हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हुए एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं उनके। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज आपके सामने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को बयान करना मकसूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका ये थी, जब आप सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ लाते थे तो आप अपने दाएं हाथ को अपने रुखसार के नीचे रखकर दाएं पहलू पे सोया करते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ पढ़ लिया करते थे, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार होते थे तो आप फरमाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तो आज के बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस सुन्नत पे अमल करना। सोने से पहले भी दुआ पढ़ के सोना, और जब सो के उठा करो तब भी दुआ पढ़ के उठना, ताकि आपका सोना और उठना भी इबादत में लिखा जाए। और ये दुआ हर नमाज की किताब के अंदर आपको दुआ की किताब में मिल जाएगी। आज ही से इस सुन्नत पे अमल करने का एहतमाम करना। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। और हमेशा हमेशा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ों को एम्ब्रेस करना चाहिए। अगर आपको किसी की बात अच्छी लगती है, कोई आदत अच्छी लगती है, तो कोई भी वक्त ज़्यादा लेट या पहले नहीं होता है उस आदत को अपनाने के लिए। 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज़ को एक हैबिट में चेंज करने के लिए, और 21 दिन थोड़ा मुश्किल होता है, बट उसके बाद वो एक्चुअली आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है। एंड ऑफकोर्स आपको पता है, आपको अपडेटेड रखना हमारा काम है। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से चलते हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। अवैस कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अवैस बताइएगा रेलवेज की आज क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, आज भी बेशतर ट्रेनें जैम और ताखीर से पहुंची हैं। लाहौर से फैसलाबाद कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है, और कराची से रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 1 घंटा 20 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से रास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा लेट रही है, और रावलपिंडी से रास्ता कराची जाने वाली सर सईद एक्सप्रेस जो है अब वो 2 घंटे लेट रही है। मिलत एक्सप्रेस भी 1.5 घंटा ताखीर का शिकार रही, और लाहौर जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 1 घंटा 10 मिनट लेट रही है। पेशावर से रास्ता कराची जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा 50 मिनट तखीर का शिकार रही है। तो उस तरह आज ट्रेनें 1 घंटा 15 मिनट तखीर का शिकार रही हैं, और मुसाफिरों को जब इंतजार की जिसका सामना करना पड़ा। बिल्कुल अवैस, रिसेंटली जो फ्यूल प्राइसेस में डिक्रीज हमने देखा है, क्या उसका इम्पैक्ट किसी तरह से होगा रेलवेज के ऊपर और टिकट प्राइसिंग या एक्सेट्रा के ऊपर? अवैस, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक फॉर वट एवर रीजन अवैस हमें सुन नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस आपका इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना ट्रेन की टाइमिंग्स आज फिर तकरीबन घंटा लेट है। मैं ज़रूर क्योंकि आज का हमारा फोकस पेट्रोलियम प्राइस से होने वाला है,
मैं चाह रही थी कि हम इससे रिलेट करके रेलवे पे क्या इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल प्राइसिंग पर क्या इम्पैक्ट होगा, मुसाफिरों के लिए चीज़ें आसान होती हुई नजर आएंगी या मुश्किल होती हुई नजर आएंगी, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहती थी। बट लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जिसकी वजह से हम इस डिस्कशन को कैरी ऑन नहीं कर पाए। आपको याद होगा पिछली दफ़ा जब हमारी वैसे बात हुई थी तो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हमने ज़रूर बात की थी। प्राइवेट कंपनीज जिस तरह से ट्रेन को टेक ओवर कर रही हैं उसी तरह से फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज सोचा जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इम्प्रूव होती हुई नजर आएंगी। प्लान्ड रूट्स, अभी तक कोई नई रूट्स ऐड करने का कोई इरादा नहीं है प्राइवेट कंपनीज की तरफ से, और आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वन स्टेप एट अ टाइम हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि चीज़ें इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी एंड प्राइसिंग भी बदली जा सकती है। तो करंटली जो प्राइसेस हैं टिकट्स के, हो सकता है वो आने वाले वक्त में हमें इंक्रीज होती हुई नजर आए। पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस आती हुई नजर आ रही हैं जहां से आप टिकट्स आराम से खरीद सकते हैं। तो आई थिंक मैंने खुद ट्राई नहीं किया लेकिन मैंने सुना जरूर है। आई रियली होप कि आगे चलते हुए चीज़ें इंप्रूव होंगी। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे। जिस तरह से मैंने पहले भी मेंशन किया कि पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। हाल ही में 10 रुपए फी लीटर कम की गई हैं प्राइसेस, क्या इम्पैक्ट होगा लोगों के ऊपर, आवाम के ऊपर, क्या बेहतर होंगी चीज़ें या फिर बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि कब से सुनते आ रहे हैं कि क्यों आखिर प्राइसेस इंक्रीज हो रही थी और जब डिक्रीज हो रही हैं तो क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा है, क्योंकि इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं और जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी आवाम को उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है तो एट द एंड ऑफ द डे जितने भी लोग पेट्रोलियम बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं उन सबको इशू होगा, चाहे वो हम ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें, चाहे हम कंपनीज के हवाले से बात करें या फिर इंडिविजुअल ओनर्स के हवाले से बात करें। आखिर क्या इम्पैक्ट होगा ये हमें बेहतर वही एक्सप्लेन कर पाएंगे, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना अपने स्टूडियो में बुलाएं। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन को शुरू करते हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तो जी अब्दुर्रहमान मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। अब्दुर्रहमान, आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ शराफत खां खटक भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन के, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से मैंने ब्रीफली मेंशन भी किया अब्दुर्रहमान के प्राइसेस कब से शोर मचा हुआ था कि डिक्रीज होनी चाहिए, कम करें, आवाम पर बोझ बन रहा है, और आखिर अब 10 रुपए कम तो कर दिया गया है, लेकिन इस ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप ब्रीफली थोड़ा सा बताएं और फिर हम शराफत साहब की तरफ आ जाएंगे और इन डिटेल बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा इसका। थैंक यू फातिमा। देखिए, कीमतें कम करना एक दरीना मुतालबा था, इसकी वजह से देखिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाती है, आम लोगों के लिए बेहतरी आती है, स्पेशली जो लोग बाइक्स पे या गाड़ियों पे सफ़र करते हैं उनके लिए एक बड़ा मसला था। तो ये उनकी डिमांड पूरी की गई है। एक बड़ा पॉपुलर डिसीजन इसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करने से होगा, जो बिजली की कीमतें कम करने से इंडस्ट्री होगी, जितनी भी देखें मोबिलाइजेशन होती है, कोई भी चीज़ कहीं से कहीं मूव करनी है तो उस हवाले से ये बड़ा आसान हो जाता है। हुकूमत का काम ही बेसिकली ये होता है कि पब्लिक को फैसिलिटेट करना, सब्सिडाइज करना, मुनासिब दामों पर चीज़ें मुहैया करना। और जिस तरह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई जा रही थी मुसलसल, हर 15 रोज़ ये लोग टेंशन में आ जाते थे, लोग एक बड़ा मसला बनता था। अब देखें जिसकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा उस पर बोझ लाद दिया गया था, और हुकूमत की जानब से जो सेल्स टैक्स, दूसरे टैक्सेशन के आड़ में इस तरह से जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे कि लोग तकलीफ में आना शुरू हो गए थे। देखिए, जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी मार्केट पर आता है। यहाँ पर बसें जो है वो किराए बढ़ा देती हैं, सवारी कहीं पर जानी है, कारोबारी हालात है, कोई भी चीज़ इधर से उधर मूव करनी है तो वो तमाम चीज़ें महंगी हो जाती हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि आम रोज़मर्रा की अशिया वो भी महंगे दामों फरोख्त होती हैं। तो ये एक बड़ा पॉपुलर डिसीजन है, लेकिन वक्त की ज़रूरत था कि कीमतें, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जून तक अगर ये मुस्तहकम रखते हैं तो ये एक बहुत जो है वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा और बड़ी बात होगी। शराफत साहब, मैं चाहूँगी अगर आप इस पर कमेंट करें, कहाँ पर ये एक गलत डिसीजन होगा और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का। देखिए मैडम, अगर हम इसको पॉलिटिकली अगर इसको देखें तो मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव है और एक अच्छा डिसीजन। अगर पॉलिटिकल देखें तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले एस्पेक्ट्स ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पॉलिटिकल एक जिसको कहते हैं कि डिसीज़न लिया है। इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। एक, चूँकि आपको पता है कि इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन इस वक्त टोटल नो कॉन्फिडेंस की मोशन जो है ना वो मूव करने के मूड में है। उन्होंने एक ये सियासी फैसला किया है कि रेट कम करके पब्लिक को और अपने इत्तेहादी को खुश करने के लिए एक जिसको पता कहते हैं वो मैं समझता हूँ वो खेला है। लेकिन
दूसरी इसका एक तो एक साइड है, इसका अल्टीमेटली फ़ायदा आवाम को ज़रूर है, हम ये समझते हैं कि ये अच्छा डिसीजन है। लेकिन इसका दूसरा अगर आप पहलू देखें कि अगर अदम एतमाद मंजूर हो जाती है तो फिर इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे आज की जो रेट है वो 128 से 130 डॉलर पर बैरल पे इस वक्त ट्रेड कर रही है। करंटली हमारी ऑडियंस की क्लैरिफिकेशन के लिए करंटली पाकिस्तान में ये 10 रुपए डिक्रीज होने के बाद क्या रेट है इस वक्त? इस वक्त 150 पे तकरीबन 150 पे, तो 20 रुपए का तकरीबन 20 से ज़्यादा भी अगर इसको इंटरनेशनल रेट के साथ, अगर डॉलर के साथ, बैरल के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इस वक्त ये तकरीबन 170 पे, इसको 170 प्लस पे इसको रेट होने चाहिए थे। अच्छा, अब जो ये दूसरी तरफ देखें, IMF के साथ इन्होंने ये मुआहदे जो किए हैं, जो कर्जे लिए हैं, उसमें ये इंक्रीज की जो शर्त है वो लाजम है। अब ये जो, और उसमें ये शर्त भी है कि ये चीज़ों को सब्सिडाइज नहीं करेंगे। अब इन्होंने IMF के फैसलों की जो वायलेशन की है, खिलाफ वर्जी की। अब जो ये पैसे इतने अरबों रुपए ये अगर 3 महीने तक, जिस तरह अब्दुर्रहमान भाई ने कहा 3 महीने तक उन्होंने फ्रीज किए हैं, अगर ये यूक्रेन की और रशिया की जंग रुकी ना तो मेरा नहीं ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये कोई रुकने का नाम लेगी। जिस तरह ये हालात मजीद ख़राब होते जा रहे हैं तो ये दिन ब दिन ये इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो डेंट है, ये जो सब्सिडाइज कर रहे हैं, ये कब तक ये हमारी ये इकॉनमी जो पहले ही ज़बूं हाली का शिकार है, मैं नहीं समझता कि सर्वाइव करेगी। अब दूसरा जो मैंने आपको कहा कि दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि अगर ये तो अल्लाह को पता है, गैब का इल्म अल्लाह जानता है, मेरे जैसा छोटा वर्कर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर ये अदम तमाम कामयाब हो गई तो ये सारा बर्डन, जो ये सारा नज़ला, ये अपोजिशन जो भी नई गवर्नमेंट आई उस पर आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि उनको ये रेट बढ़ाने पड़ेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर ये अदम तमाम नाकाम हुई और इमरान खान साहब आ गए तो इमरान खान साहब के बारे में आप बड़ी खूबी जानते हैं कि यू टर्न लेना, वो कहते हैं कि लीडरों की निशानी है। तो यू टर्न लेके फिर रेट बढ़ा देंगे और अल्लाह खैर सल्ला, फिर उसी तरह उन रेट के रहमो में छोड़ देंगे। और फिर ये एक नई लॉजिक लेकर इनके जो मशीन हैं, सुबह दोपहर शाम तकरीबन मेरे ख्याल 5, जिस तरह 5 वक्त की नमाज होती है, इस तरह 5 वक्त की इनकी कैटेगराइज किया हुआ है। एक हटता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, रात गए तक फिर वो स्टेप बाय स्टेप वो फिर आगे इसके यू टर्न के जो है ना वो फ़ायदे बयान करेंगे और इसी तरह ये कौम को इसी तरह ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। अच्छा, एक दो एस्पेक्ट्स हमने आई थिंक आप कवर कर पाए, जिसमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल साइड की हमने बात की। अब्दुर्रहमान, अवाम का क्या रिएक्शन है? क्या अवाम खुश है इस फैसले से? फातिमा, देखिए अवाम का तो ये डिमांड है कि मज़ीद कम होनी चाहिए। देखिए लोग तो मतलब ये 100 रुपये लीटर लेना चाहते हैं ना, पब्लिक तो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मसला है, ट्रैवलिंग का सबसे बड़ा मसला है, जॉब्स पे जाना वो मसला है। इसी तरह से आम जो रोज़मर्रा की अशिया वो बहुत महंगी होती जा रही हैं। जो महंगाई की तनासब के हवाले से देखें तो जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा जो महंगाई है वो पाकिस्तान में पड़ रही है। इसमें जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी हैं, यहाँ पर जो ज़राई इंतज़ामी है वो कीमतें कम करने में भी नाकाम हुई है, गवर्नेंस के भी इशू है। तो मिला के अवाम के लिए तो ये बहुत बुरी सूरत हाल बनी हुई है, क्योंकि उनके देखिए फ्यूल के अलावा ग्रॉसरी रेट जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने की वजह से, इंपोर्ट पे टैक्स लगने की वजह से, या जो फिर वही बात करूँगा कि फ्यूल प्राइसेस की वजह से भी जो ट्रैवलिंग है इसकी पाम ऑयल की वो महंगे दामों मिल रही है। तो यहाँ पर जो खाने का तेल है वो महंगा हो गया, गंदम का शदीद क्राइसिस है, गंदम महंगे दामों में रही हैं। और ऊपर से जो इस बार खाद की वजह से इशू पैदा हुआ है, तो ये लोग तो रोटी को तरस रहे हैं, 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही। तो उनकी तो डिमांड होगी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें बढ़ाएं। लेकिन जैसा कि खान साहब ने कहा है कि यहाँ पर मुल्की मफाद देखना, या जो IMF की डील है जिसमें इन्होंने तस्लीम किया था कि हम जो बिजली है वो भी बगैर सब्सिडाइज जो आवाम तक पहुँचाएँगे, महंगे दाम होगी। इसी तरह से जो फ्यूल प्राइसेस है तो ये तो 200 तक चली जाएंगी। जिस तरह से खान साहब ने आज के रेट बताए हैं, तो अगर ये जंग 2-3 महीने निकाल जाती है तो $200 फी बैरल पे चली जाएगी। अगर रशिया पर पाबंदियां लगती हैं तो वो क्योंकि पेट्रोल नहीं बेच सकेगा किसी को, तो ये दुनिया में तो पेट्रोल पूरा ही नहीं होगा, ये शार्टेज हो जाएगी। तो ये हालात किसी और रुख जा रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुँच रहा है, और जो अपोजिशन जमातें हैं उसके बाद अदम इत्मीनान लेकर आएंगी। PTI के अपने MNAs उन्हें छोड़ चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब की तकारीर सुन लें जो गुज़िश्ता रोज़ भी की गई है, जिसमें उन्होंने जो तमाम लीडरों को
नए से नए लक़ब भी दिए हैं और ख़ुद वो मुतालबा करते हैं कि उन्हें तमीज़ से बुलाया जाए। तो ये एक बड़ा मसला है कि हालात इस कोई साजगार नहीं है हुकूमत करने के लिए ना। कोई भी करेगा तो पब्लिक की ये डिमांड होगी रिलीफ दे, और रिलीफ देने के लिए हालात नहीं है। इंटरनेशनल जो हालात हैं वो खासे ख़राब हो चुके हैं, और फिर यहाँ पर जो आयल कंपनीज़ हैं उनके लिए ये बड़ा मसला बना हुआ है। और ये खान साहब बेहतर उनके तहफ़्फ़ुज़ात बता सकते हैं कि जो आयल कंपनीज़ ने हुकूमत को लिखा है कि इस तरह से जो करना वो 3 माह के लिए मुमकिन ही नहीं हो सकता। डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से भी बताएगा। जैसा अब्दुर्रहमान ने ब्रीफली भी मेंशन किया कि हो सकता है हमें शॉर्टेज एक्सपीरियंस करनी पड़े, क्या इम्पैक्ट होगा उस पर? मैडम, सबसे जो ख़तरनाक बात है ना वो ये है, जो जिस नुक्ते की आपने निशानदेही की है, अभी रिसेंटली जिस तरह ये जब रेट ये बढ़ने थे ये यकम को, तो प्राइम मिनिस्टर ने अनएक्सपेक्टेडली इसको डिक्रीज़ किया, जबकि ये इंक्रीज़ होने चाहिए थे इंटरनेशनल लेवल की राह से। तो अब जो OMCs हैं, जो प्राइवेट OMCs हैं, उन्होंने तमाम ओगरा और मुतलका ज़िम्मेदारों को लिखा है कि ये जो आपने ये जो इंटरनेशनल प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी हैं, जब हम वहाँ से हम महंगा तेल ख़रीद के यहाँ पे सस्ता किस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। मैडम, यकीन करें कि आज कुछ 6-7 दिन हो गए प्राइवेट OMC ने बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हाथ खींच के रखा हुआ है, बिल्कुल वो ओपन तेल नहीं दे रहे। और जिस तरह आपने माजी में देखे 2020 में जब आलमी सतह पे तकरीबन अमेरिका तो जिस तरह कहते हैं फ्री दे रहा था, और जो बरतानिया या दूसरे जो खलीजी ममालिक में ये $22 पे ट्रेड कर रहा था। उस वक्त जो जिन ममालिक ने उस वक्त ये ट्रेडिंग की और ये तेल के सौदे किए, वो आज भी उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैपेसिटी, जो डिमांड को नज़रअंदाज करते हुए अपनी रिफाइनरी भी बंद कर दी और इंपोर्ट भी बंद कर दी। फिर आपने देखा कि लोग हाथों में कैन लेकर इन पेट्रोल पंप पे धक्के खा रहे थे, और फिर ये हुआ कि एकदम, आपको याद होगा कि 25 रुपए का डेंट एकदम जंप किया तेल ने, और फिर तेल सारा बाहर गया, क्योंकि प्राइवेट OMCs ने होल्ड कर लिया। वो माफिया फिर सरगर्म हो गया, और वही माफिया इनके दरमियान बैठे हुए थे। जिस तरह देखा आपने उनके जो मशीर थे, फिर उनको सह करना पड़ा। अब जो असल खदशा है ना वो यही है, जिसकी निशानदेही आप कर रही हैं कि सप्लाई एंड डिमांड पे जो है ना वो डेंट पड़ेगा। अभी तमाम OMC जो है अपनी जो अपनी रिजर्वेशन जो है ना वो उन्होंने अपनी शो कर दी है कि अगर हम वहाँ से तेल लवाएंगे, वो जो आपने हमें सब्सिडाइज करना है, वो जो रकम आपने सब्सिडाइज, उसका मैकेनिज्म अभी तक तैयार नहीं हो सका। आज तकरीबन कोई 7-8 दिन हो गए अभी तक इसी चक्कर में लगे हुए हैं, और उस वजह से वो तब डिमांड तेल की ज़्यादा है मार्केट में, और लेकिन वो सप्लाई उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं PSO को क्रेडिट दूंगा कि हमेशा PSO पे ये नज़ला सारा गिर जाता है। अभी वो उसको मार्केट को उसने संभाला हुआ है, वो तमाम बर्डन इस वक्त शिफ्ट हो रहा है आस्ता आस्ता, लेकिन वो कब तक बर्दाश्त करेगी। फिर होगा यही जो आपने 2020 में देखा, और फिर करोड़ों रुपए की नादहिंदा होगी हुकूमत, और PSO जो है ना वो दिवालियापन की तरफ जाएगी, और लोग फिर मारे पर। और दूसरी बात, उससे पहले कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करें, स्पेशली मैं माफिया एस्पेक्ट को भी कवर करना चाहती हूँ। क्या इम्पैक्ट होगा अगर एक दफ़ा फिर माफिया एक्टिव हो जाते हैं इस सिनारियो में? लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के हवाले से अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें। एंड देयर आर ऑलवेज मोमेंट्स एंड टाइम्स जहाँ पर आप या तो ट्रैवल कर रहे होते हैं या आप काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की आपकी मसरूफियात होती हैं, जिसकी वजह से आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप अपनी सेहत का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। एंड आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरीबडी कि जब भी हम लोग बहुत मसरूफ होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक एनर्जी बूस्ट की ज़रूरत होती है, और स्नैक्स उसमें काफ़ी मदद करते हैं। लेकिन अगर वो स्नैक हेल्दी हो तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्योंकि मैं स्पेशली मॉइज़ गुड़ के हवाले से बात करूँ तो खालिस गन्ने के रस से इसे तैयार किया जाता है, साथ ही साथ 100% प्योर एंड नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स से इसे बनाया जाता है। साथ ही साथ हाइजीन का मॉइज़ गुड़ की तरफ से बहुत खास ख्याल रखा गया। आपको पता है कि जब भी कोई आप ट्रैवल कर रहे होते हैं या आप ऑफिस में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा इस तरह से होता है कि आपके पास प्रॉपरली हैंड वॉश करने की जो है या जगह नहीं होती या टाइम नहीं होता। और मॉइज़ गुड़ की पैकिंग बहुत ही अच्छी है, बहुत ही
हाइजीनिक है और आप इट्स जस्ट लाइक अ टॉफ़ी। तो अगर आप कहीं पर ट्रैवल भी करें, इवन ड्राइव करते हो, अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से इसको ओपन करके खा सकते हैं। हाँ, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ड्राइव करते हुए कोई भी और काम भी करें एट ऑल। साथ ही साथ अगर पढ़ाई के वक्त भी कई दफ़ा होता है कि आपको एनर्जी बूस्ट की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट जब आप स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हो तो एग्जामिनेशन के लिए, और अगर आप मेरी तरह और पढ़ाई को बिल्कुल आखिरी मिनट के लिए छोड़ देते हैं और होता है कि नहीं बस हो जाएगा, पूरा सेमेस्टर गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता, और आखिरी दिनों में याद आ रहा होता है कि भाई अब तो इतने सारे सिलेबस कवर करने वाला पड़ा हुआ है और सारा काम जो है आपके पाइल अप हो चुका होता है एट दैट पॉइंट इन टाइम, जिसकी वजह से ऑल नाइटर्स। कुछ लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं प्रेशर के अंदर, बट एट द एंड ऑफ द डे एनर्जी को अपनी अच्छी रखना और अपनी हेल्थ को अच्छा रखना बड़ा उस टाइम में ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हेल्दी स्नैक्स हों और ऑर्गेनिक स्नैक्स हों, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं मॉइस्क्योर के हवाले से बात करूँ तो 5 अमेजिंग फ्लेवर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें ऑरेंज पील, जिंजर, कोकोनट सौंफ एंड ओरिजिनल शामिल हैं। और आई थिंक हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। मेरा पर्सनली फेवरेट ऑरेंज पील है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सिट्रसी फ्लेवर्स, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत मज़ेदार लगता है। पर ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती है। और कोकोनट फ्लेवर की भी अगर आप बात करें तो आई थिंक उसका एक बड़ा डिस्टिंक्ट सा जायका होता है। तो आई नो कि बहुत सारे लोग कोकोनट फ्लेवर को भी बहुत पसंद करते हैं। सौंफ आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से हम लोग स्कूल हो गया या कहीं पर भी अगर आपको नुक्कड़ में जो दुकान हुआ करती थी एट वन पॉइंट इन टाइम, और हम लोग भाग कर जाते होते थे बचपन में वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए, तो आई थिंक वो एक बचपन की यादें आपकी ताज़ा हो जाती हैं जब भी आप उसकी बात करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं डेफिनेटली आप अगर ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से बात करें तो एनर्जी बूस्ट मैंने मेंशन किया, साथ ही साथ डाइजेशन के हवाले से मोइज़ गुड़ काफ़ी अच्छा रहता है। और आपको पता है कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद कई दफ़ा आप क्रेव कर रहे होते हैं कुछ मीठा, तो उस टाइम पर भी आप मोइज़ गुड़ खा सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और साथ ही आपको एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स भी इससे मिलते हैं। आपको पता है अगर आप लोग स्किन के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं अपनी, जिस तरह से मुझे होता है कि भाई स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें भी मोइज़ गुड़ क्योंकि 100% नेचुरल, एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर होता है। एंड आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ कि आपको जो लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी इफेक्ट मिलता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इतने सारे काम होते हैं लाइफ में जो आप करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी चीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग कोशिश किया करें कि अपनी डाइट को ओवरऑल हेल्दी रखें, ऑर्गेनिक डाइट की तरफ रहें, और उसमें ऑफकोर्स मोइज़ गुड़ इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपकी जो मीठे की क्रेविंग है, जिस तरह से मेरी मीठे की क्रेविंग होती है, वो भी आप सेटिस्फाई कर सकें और आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। एंड आई थिंक कोविड-19 की दुनिया में अगर एक चीज़ हमने सीखी है तो वो यही है कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो इम्यूनिटी बूस्ट करना भी जो प्रोडक्ट्स करते हैं, जो चीज़ें ना तो आपको नुकसान देती हैं और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी डाइजेशन में इंप्रूवमेंट देती हैं, उससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था, बिकॉज इस टाइम एनर्जी लेवल्स थोड़े से कम होना शुरू हो जाते हैं, तो आई थॉट कि क्यों ना आज मैं ओरिजिनल फ्लेवर को ट्राई कर लेती हूँ। और हमारे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है उनको भी मैं पास ऑन कर देती हूँ कि वो उनका जो भी पसंदीदा इसमें से फ्लेवर है वो उसको पिक कर सकते हैं। अगर आप ये खुद भी ले लें और फिर अब्दुर्रहमान को भी पास ऑन कर दें। तो जी अब्दुर्रहमान के पास भी पहुँच गए, और अब्दुर्रहमान हमेशा की तरह मुझे बता दें आपने आज कौन सा फ्लेवर लिया। मुझे मोइज़ गुड़ सौंफ वाला फ्लेवर है। अच्छा ठीक हो गया, आपने कौन सा फ्लेवर लिया? मेरे पास ये ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल आ गया आपके पास? चलें जी, ओरिजिनल मैंने पहले ट्राई नहीं किया है, इनफैक्ट मैं यूजुअली ऑरेंज पील ही ट्राई करती हूँ। और पिछली दफ़ा आई थिंक अब्दुर्रहमान के पास सौंफ आए थे, राइट? तो अब्दुर्रहमान अब ट्राई करें और मुझे बताएं कि कौन सा फ्लेवर जो है वो आपको ज़्यादा, आपका नंबर 1 कौन सा, नंबर 2 कौन सा? वैसे मुझे लगता है कि कोई भी फ्लेवर जो है हर दफ़ा फ्लेवर चेंज होता रहना चाहिए। जब एक ही तरह का फ्लेवर भी लेते रहते हैं तो वो भी आपको ना थोड़ा बोर हो जाते हैं आप उससे। तो आई थिंक बड़ी अच्छी बात है कि आपके पास 5 चॉइसेस मौजूद हैं, तो आपकी अपनी मूड के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने फ्लेवर्स को जो है वो चेंज करते रह सकते हैं। और मैंने देखा है अब्दुर्रहमान ने 2 मिनट के अंदर जो है वो जल्दी से उसको ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि लास्ट टाइम हम टॉपिक की तरफ चले गए थे और अब्दुर्रहमान को ख़त्म करने का टाइम नहीं मिला था। तो फिर लाइक अब्दुर्रहमान ने सोचा कहीं मेरे से दोबारा से वो चीज़ ना हो जाए, तो जल्दी से उन्होंने जो है उसको ख़त्म कर लिया है। और बड़ा अच्छा किया वैसे अब्दुर्रहमान, क्योंकि अब हम टॉपिक की तरफ वैसे वापस ही जाने वाले हैं। तो अच्छा हो गया कि आपको वो जो क्विक एनर्जी बूस्ट चाहिए था वो भी आपको मिल गया, और साथ ही अब हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ वापस जा सकते हैं। और जिस तरह मैंने कहा कि अच्छा है, एक एनर्जी बूस्ट आपको चाहिए होता है, और सुबह सुबह के वक्त तो आई थिंक और ज़्यादा थोड़ा
आपको ज़रूरी हो जाता है। हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, और ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं इस एस्पेक्ट से बहुत कंसर्न हूँ कि माफियाज अगर इस सिनेरियो में एक्टिव हो जाते हैं और एक दफ़ा फिर हम लोगों को ऑलरेडी सप्लाई कम है और डिमांड हमारी ऑफ कोर्स आपको पता है जिस तरह से इंक्रीज होती जाती है और जिस तरह पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वैसे ही हमारी डिमांड भी ग्रो हो रही है। लेकिन अगर माफियाज एक्टिव हो जाते हैं और कहीं पर हमें शॉर्टेज एक्सपीरियंस करनी पड़ती है जो कि और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दी जाती है इस सिनेरियो के अंदर, तो क्या इम्पैक्ट होगा? अब्दुर्रहमान, आप थोड़ा सा कमेंट करेंगे, क्या पॉसिबिलिटी है माफियाज के एक्टिव होने की? देखिए ये मतलब जैसा कि खान साहब ने निशानदेही की कि 2020 में जब क्राइसिस हुआ था तो भी माफिया एक्टिव था और उन्होंने मुबैना तौर पे अरबों रुपए कमा लिए। प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइज़र थे उनके पास कई करोड़ लीटर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मौजूद थी कराची में। जुर्माने भी हुए लेकिन वो बड़े मामूली थे, 20-25 लाख के करीब ना। तो एक पूरी रिपोर्ट आई थी जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती थी जिसमें निशानदेही की गई थी कि किस तरह से आने वाले दिनों में इस क्राइसिस से निपटा जा सकता है, किस तरह से जो कीमतें हैं उनमें एक इस्तेहकाम होना चाहिए। इस तरह से जो 15 दिन की चेंज है ये बेसिकली मईशत के लिए ज़हर कातिल साबित होती है। जैसे पहले 1 माह थी, इसको 2 माह किया जा सकता है, 3 माह किया जा सकता है, लेकिन इतनी जल्दी से जो चेंज आती है उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। लोग फिर इस इंतज़ार में रहते हैं। अब होता ये है कि 2 से 3 दिन पहले ही वो स्टोरेज शुरू कर देते हैं और जो यहाँ पर सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या उगरा में बैठा बता रहा होता है कि इस बार फिर से कीमतें बढ़ेंगी। तो ये फिर जो क्राइसिस है वो ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अभी कीमतें कम हुई है तो उन्होंने पीछे से ख़रीदना कम कर दिया है। फिर आने वाले दिनों में अगर कीमतें मज़ीद कम हो जाती हैं या उतनी ही रहती हैं तो फिर ये इशू जो है वो क्राइसिस का खान साहब के बकौल तो ये इसी महीने से शायद शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में मामला चल रहे हैं और जिस तरह से हम सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, फिर जो कंपनीज़ है उन्हें सब्सिडाइज़ किस तरह से करना है ये फार्मूला नहीं मिल रहा। वो पल्ले से करना पड़ रहा है और बाद में हुकूमत कब उन्हें पैसे देती है तो इतनी किसी के पास भी कैपेसिटी मौजूद नहीं होती कि अपने पास से इतना पैसा लगा दें। फिर वो अपनी जो है डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं लेंगे तो ये इशू पैदा हो जाएगा। सारा लोड पीएसओ पे आएगा और फिर पीएसओ की भी जो अगर शार्टेज आ जाएगी तो ये पब्लिक सफ़र करेगी, बाइक्स की लाइनें लग जाएंगी। ये पहले भी कई बार ये तजर्बे हो चुके हैं। तो ये हुकूमत वक्त को एहसास होना चाहिए कि एक बार जो क्राइसिस पैदा हुआ, दूसरी बार उस मसले को देखते हुए उस क्राइसिस से कैसे निकलना है या हर साल रिपीट करना है। हमें तो ये लगता है कि जैसे ये हुकूमत जानबूझ के क्राइसिस पैदा करती है, उनके मशीर पैसा कमाते हैं और फिर वो क्राइसिस दूर करती है। बिल्कुल, और मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन उससे पहले ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक लेते हैं, केमर जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक। सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेशली बात कर रहे हैं जो पेट्रोल प्राइसेस में डिक्रीज़ किया गया है, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है? हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात की जहाँ पर हमने इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, पॉलिटिकली क्या ये डिसीजन अच्छा रहेगा या नुकसानदेह रहेगा, माफियाज के हवाले से भी बात की कि क्या पोटेंशियल है माफियाज का इस दौरानिए में एक्टिव होने का, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी हमने बात की। और आई थिंक डेफिनेटली हम अब कोशिश करते हैं कि राउंड अप की तरफ आएँ, बिकॉज हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश ज़रूर की है। डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से ये चलते हुए अब्दुर्रहमान आप क्या देख रहे हैं होगा? देखिए अभी जो कटाई का मौसम आने वाला तो उसमें जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, सप्लाई जो है वो ऑब्वियसली कम हो रही है मुसलसल। जो कंपनीज़ के पास गुंजाइश कम होती जा रही है, उनके पास पैसे नहीं है, तो फिर ये इशू पैदा हो सकता है। फिर उसमें जब ये इशू पैदा होगा, देखिए जब क्राइसिस अभी दूर होता है तो लोग पैसा कमाने वाले उसमें एक्टिव हो जाते हैं। क्राइसिस शुरू होना है तो माफिया एक्टिव हो जाना है, वहाँ पर फिर जितनी जिसके पास है उसने वो शार्टेज कर लेनी है और महंगे दामों बेचना शुरू कर देना है। वो जब क्राइसिस 15-20 दिन गया था तो उसमें अरबों रुपया लोगों ने कमाया था जो इस कारोबार से वाबस्ता है या जो टॉप हुकूमत के लोग बैठे होते हैं, जिन्हें पहले से अंदाज़ा होता है कि ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि वो खुद से ही जनरेट करते हैं ये तमाम क्राइसिस। तो यहाँ पर भी अगर ये बर वक्त इकदाम नहीं होते, अगर इनको OMCs को यहाँ पर लूप में नहीं लिया जाता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से वाबस्ता कारोबारी लोग साथ नहीं बिठाए जाते, उनकी तजावीज़ नहीं सुनी जाती, तो ये 1-2 माह में लोग जो है वो फ्यूल के लिए यहाँ पर खारी का सामना कर रहे होंगे। पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी होंगी, सिर्फ PSO दे रहा होगा, बाकी बंद होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें, क्या
और जो भी लोग इस बिजनेस से एसोसिएटेड हैं, चाहे हम जिस तरह से पीएसओ की बात की एंड बैंक्रप्सी में जाने तक की नौबत आ गई थी इन द पास्ट, क्या फिर से वही पोटेंशियल नजर आ रहा है और क्या करंटली लॉस में हैं जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं इस बिजनेस के साथ? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो इस वक्त हाइक, पूरी अपनी हाइक पे हैं। और अब जब जिस तरह अब्दुर्रहमान साहब ने फरमाया कि अब जब वो वहाँ से बाहर से तेल जो इंपोर्ट करेंगे, वो जो रेट का डिफरेंस है, वो जब उसको टाइम पे उसको पास ऑन नहीं होगा, वो जो डेंट पड़ेगा, वो जो एक गैप है, उसको कौन फिलअप करेगा? जब वो गैप आएगा और अदायगियाँ लेट होंगी, तेल की जो सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली क्राइसिस सर पे खड़ा है। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये जो मर्जी कर लें। देखें, पहले इससे कुछ दिन पहले जिस दिन ये प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं, उससे पहले उन्होंने ऑयल ओएमसीज ने ख़त फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख के दिया था कि हमें फाइनेंशियल जो है ना सपोर्ट की ज़रूरत है और इसके लिए फौरी इक़दाम कीजिए ताकि हम वहाँ से तेल मंगवा सकें। इन्हीं के रेट बढ़ रहे थे और यहाँ पे उस जो डेंट था वो उसको फिल अप नहीं कर पा रहे थे। अब तो बहुत ज़्यादा गैप जो है ना वो बढ़ गया है। अब जब वो वहाँ से ये तेल मंगवाएंगे और जो जो रेट का डेंट है, उसकी जो सब्सिडाइज की जो रकम है, वो जब उनको लेट मिलेगी, तो ऑटोमेटिक, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये तो फिर क्राइसिस को कोई नहीं रोक सकता। और जिस तरह 2020 में मैंने पहले प्रोग्राम के दौरान आपको कहा था कि जब इन्होंने इंपोर्ट बंद की, जब लोग इतने कम कीमत पे तेल खरीद रहे थे, हमारी रिफाइनरी बंद हो गई और फिर एक डेंट पड़ा। इसी तरह की यही सूरत हाल है कि जब ये प्राइवेट ओएमसीज तेल मंगवाना बाहर से बंद करेंगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, तो फिर ये क्राइसिस जो है ना वो इसको कोई नहीं रोक सकता। फिर होगा क्या? और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने प्रॉफिट लॉस की बात की, देखिए कंपनी कभी भी लॉस पे काम नहीं करती। कंपनी ने वही काम करना है जहां पे उनको प्रॉफिट होगा। जब उसको पता चल गया कि मुझे लॉस हो रहा है, उन्होंने हाथ पे हाथ रखे बैठ जाना। इनके पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है। देखिए, अभी FIA की जो रिपोर्ट आप पढ़े तो उसमें भी उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप इस रेट प्राइसेस को 15 डेज की बजाय पर मंथ पे इसको लेके जाएं, लेकिन हुकूमत ने इस पे अमल नहीं किया। उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, किसी पे उन्होंने अमल अभी तक, आज तक वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। और जिस तरह अब्दुर्रहमान भाई ने कहा, छोटे मोटे 50 लाख जुर्माने करके उनको फारग कर दिया गया। और अभी रिसेंटली जो गिरफ्तार हुए हैं उनको तमाम को वो बेल आउट हो गए हैं और कि ये FIA का केस बनते ही नहीं। ये हुकूमत की ये गलत पॉलिसी, ना हुकूमत गलत पॉलिसियाँ बनाती, ना ये क्राइसिस आता, ना ये इतने जमेड़े होते, ना ये कौम को इतना भुगतना पड़ता। तो पहले ये सोचते नहीं है, करने के बाद फिर इनको सोच आती है। वो उसकी वजह इनके नाहल मुशीर हैं। ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, अभी अब रिसेंटली, अभी परसों 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि अगर ये इसी तरह बढ़ती रही तो हमें ये कीमतें बढ़ाना पड़ेगी। इससे महसूस ये होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के दरमियान कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अभी रात में ये इनके जो स्पोक्समैन हैं, मुजम्मिल असलम साहब हैं गालबन, इनके जो FBR के, वो कह रहे थे हमने जो टैक्स पीछे ये मिनी बजट में लगाए थे शायद इसको रिवर्स करें। ये इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये पॉलिटिकल फैसले कर रहे हैं और अगली गवर्नमेंट के लिए ज़हनी तौर पर होता नहीं है, ये तो अल्लाह जानता है। फिर मैं दोबारा कहूँगा, ये ज़हनी तौर पर तैयार है कि हम जा रहे हैं और अगली हुकूमत के गले में ना ये सारी चीज़ें हाथ डाल के महंगाई के खुद मज़े लें और फिर सड़कों पे और आवे आवे जावे जावे के नारे लगाएं, और ताकि लोगों को फिर बेवकूफ़ बना के दोबारा इक़्तिदार में। अब्दुर्रहमान, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, आपको क्या लगता है आगे क्या पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंज आएगा? देखिए फातिमा, यहाँ पर इलेक्शन तो अभी नहीं होने जा रहे, तो जो अदादोशुमार की गेम है ये हुकूमत के हक़ में ज़्यादा पलड़ा पा रही है। क्योंकि देखिए, अभी जो नए रूल्स बनाए गए हैं 18 अमेंडमेंट में, या उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक, तो PTI का कोई बंदा वोट डालने जाएगा तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। फ्लोर क्रॉसिंग भी है, फिर जो स्पीकर उनका बैठा है वो वोट काउंट नहीं करेगा। देखिए, अभी सेनेट इंतखाबात में पिछले वर्ष गिलानी साहब सेनेट चेयरमैन बनते सिर्फ इस वजह से रह गए थे कि वो स्पीकर जो है वो PTI का अपना था और उसने उनके साथ वोट मुस्तरद कर दिए और वो इलेक्शन हार गए। जब तक असद कैसर स्पीकर है, यहाँ पर जो अदम इत्मीनान कामयाब होना बड़ी मुश्किल है।
इस वक्त अपोजिशन के पास 161 नंबर्स हैं, उन्हें चाहिए 172 नंबर्स। और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनके साथ नहीं हैं, वो हुकूमत के साथ हैं। काफ लीग के पास गए थे लेकिन वो ऑफर उन्हें पसंद नहीं आई, या उन्होंने ठुकरा दी, या वज़ीर आला पंजाब की डिमांड की, वो नून लीग ने तस्लीम नहीं की, जिस वजह से अभी जो नंबर्स हैं वो हुकूमत के हक़ में है। अगर इन्हीं नंबर्स के साथ अदम इत्मीनान पेश होती है तो ये कामयाब नहीं हो सकती। देखें, हुकूमत के पास FIA है, एजेंसीज हैं, अपने बंदों को रोकना उनके लिए बड़ा आसान है, असम्बली तक अपने बंदों को ना पहुंचने देना बड़ा आसान है। अपोजिशन ने 172 बंदे असम्बली में पहुंचाने हैं, ये इमरान खान का काम नहीं है कि अपने बंदे पहुंचाए, अपोजिशन पहुंचाएगी, और ये पुलिस नैब FIA के होते हुए बड़ा मुश्किल होगा। हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टेक था अब्दुर्रहमान, इसलिए मैं आपको कट नहीं करना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज में ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगी, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट यानी कि किचन के सेगमेंट का। एंड ऑफ कोर्स मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ। आपको पता है कि इस सेगमेंट के दौरान मैं इस बात पे एम्फोसिस करती हूँ कि अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अपनी हार्ड वर्क से जो भी चीज़ें हैं, आपके गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें। एंड ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट करती है। सब 5 से 10 मिनट अपनी डेली रूटीन के अंदर निकालना शुरू करें और अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, चाहे वो 5 मिनट वॉक हो, चाहे वो कोई हॉबी हो जो कि आपको अच्छा लगता है, बट जिस तरह से भी आपको अच्छा महसूस होता है वो आपको डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट निकालें अपनी रूटीन के अंदर से, चाहे मेडिटेट करें, योगा करें, किसी ना किसी तरह अपने मेंटली अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखने की कोशिश करें, नेचर में वक्त गुजारें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त गुजारें, और डेफिनेटली किसी न किसी तरह की हॉबीज़ ज़रूर डेवलप करें। आई थिंक हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपनी हॉबीज़ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। हम सिर्फ काम करते हैं या डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभाते हैं, लेकिन अपनी तरफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की तरफ, उसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डाइट का होता है। कहते हैं कि जो आप खाते हैं, यू आर व्हाट यू ईट। तो आई थिंक दैट बड़ी सच्ची बात है कि आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने मील्स को अच्छा रखें, अपने मील्स को प्लान आउट क्या करें, एक हेल्दी और बैलेंस डाइट रखने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली जो है, ऑफकोर्स हर किसी को कहीं ना कहीं पर मीठा अच्छा लगता है, जंक फूड अच्छा लगता है, तो उन चीज़ों को कम्प्लीटली छोड़ दें, लेकिन अच्छा बैलेंस डाइट के साथ चलें। और डेफिनेटली चाहे थोड़ी बहुत सब्जियाँ ऐड करें अपने खाने के अंदर, अपने मील्स के अंदर, लेकिन सब्जियाँ, फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ें अपने मील्स के अंदर ज़रूर ऐड करें। एंड ऑफकोर्स कुकिंग वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मील को प्रिपेयर करने में। तो अगर मैं सिल्वा के हवाले से बात करूँ तो 100% वेजिटेबल ऑयल्स के साथ इसे बनाया जाता है। विटामिन ए एंड विटामिन डी का सिल्वा के अंदर बेहतरीन ब्लेंड मौजूद है। साथ ही साथ सिल्वा बनाने वालों का दावा है कि पाम, कनोला, सोयाबीन और कॉटन सीड ऑयल इसके अंदर मौजूद है, और साथ ही साथ ओमेगा भी इसके अंदर मौजूद है। अगर आपकी कोई ट्रेडिशनल रेसिपी या मॉडर्न रेसिपी है, बड़े आराम से इसका इस्तेमाल करते हुए उसको तैयार कर सकते हैं। और ऑफकोर्स आपको पता है कि जब भी हम कोई मील प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा कि आप लोग सब्जियों वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि अपने ऑर्गेनिक चीज़ों को अपने खाने के अंदर ऐड करें। अगर मैं सिल्वा के हवाले से बात करूँ तो वेजिटेबल ऑयल्स से इसे तैयार किया गया है, और वेजिटेबल ऑयल्स से जब भी आप इसको डाइजेशन की तरफ लेकर आते हैं तो काफ़ी आसान होता है, अब्जॉर्प्शन भी मिनरल्स का और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का आपकी बॉडी के अंदर आसान हो जाता है जब हम वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं। इसी वजह से सिल्वा आपकी सेहत के लिए अच्छा है और इम्यूनिटी को भी आपकी बूस्ट कर सकता है, साथ ही साथ डाइजेशन में भी ये मदद कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि चाहे हम फैसलाबादी जब हैं और पंजाबी भी हैं, तो आई थिंक खाना हमारी ज़िंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम लोग खाने पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बट आई थिंक एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है जहाँ पर अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपनी जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं उनको भी साथ साथ लेकर चलें, और साथ ही साथ छोटी छोटी चेंजेस करके अपनी ओवरऑल डाइट के अंदर आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। अब इसमें कोई इतने मुश्किल और एक्सट्रीम स्टेप्स की बात नहीं है, बल्कि एक हेल्दी और बैलेंस डाइट की बात है। ऑर्गेनिक चीज़ें हमेशा हमेशा सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर रहती हैं। पर्सनली मुझे मीठा बड़ा अच्छा लगता है और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं मीठा मैं लाजमी अपनी डाइट के अंदर ऐड कर दूँ। एक और चीज़ जो कि हमेशा खाने के बाद बहुत अच्छी लगती है, ऑफ कोर्स वो चाय है। अगर मैं डेटी के हवाले से बात करूँ तो टॉप क्वालिटी टी लीफ से इसको तैयार किया जाता है। डेटी की 2 क्वालिटीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी जो कि येलो पैकिंग में अवेलेबल है, और साथ ही साथ डेटी दाने वाली जो कि
रेड पैकिंग में अवेलेबल है, ग्रेट वैल्यू पैक भी अवेलेबल है, जिसका मतलब है कि आपको सेम अमाउंट के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है। एंड कौन नहीं चाहता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल सके। साथ ही साथ अगर मैं डेटी के हवाले से बात करूँ तो डेटी बनाने वालों का ये दावा है कि 3 चीज़ें जो कि किसी भी चाय में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें ब्लेंड शामिल है, टेस्ट शामिल है और खुशबू शामिल है, वो भी तीनों चीज़ों का बहुत ख्याल रखा गया है। एनडीएटी के हवाले से ये भी कहा गया है कि जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो कभी भी ग्रॉसरी पे वो एंड नहीं होती है। एंड आई थिंक ये हर कोई बड़ी अच्छी तरह जानता है। इसीलिए डीटी की तरफ से ये स्पेशल ऑफर दिया गया है, जहां पर ग्रेट वैल्यू पैक उनका अवेलेबल है। सेम अमाउंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी सेविंग्स के साथ जो भी आप चाहते हैं वो उसको खरीद सकें। और मुझे पता है सेविंग्स हमेशा चल रही होती है और हमेशा किसी न किसी चीज़ की तरफ टारगेटेड होती है। एनडीटी के हवाले से भी कहा गया है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि उनके हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को वो खुद टेस्ट करते हैं टू मेक श्योर कि एंड कंज्यूमर तक, यानी कि आप तक जो प्रोडक्ट पहुंच जाए वो नंबर 1 क्वालिटी का हो। एंड आपको पता है कि जो भी कंपनी अपने कस्टमर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब अपने कस्टमर्स का ख्याल करते हैं, तो हमेशा एक बेहतर तरह से वो सर्व कर पाते हैं, बेहतर तरह से अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स का वो ख्याल रख पाते हैं। तो डीएटी इज़ अ कंपनी जो कि अपने कस्टमर्स का बहुत ख्याल करती है। उनके लिए आप लोग ही नंबर 1 प्रायोरिटी हैं और आप लोगों की सेहत ही नंबर 1 प्रायोरिटी है। साथ ही साथ जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड होगा, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है ब्रेक में जाने से पहले मैंने ब्रीफली मेंशन किया था कि जब हम वापस आएंगे तो हमारा टॉपिक हेल्थ की तरफ सेंटर्ड होगा। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि मार्च के महीने में वैसे भी ख़वातीन के हवाले से बड़ी कोशिश होती है, अवेयरनेस जनरेट की जाती है जहाँ पर भी हो सके, औरतों के हकूक़ के हवाले से भी। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रेगनेंसी के हवाले से होगा। कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करें। माँ की अहमियत आई थिंक लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों, आप किसी भी उम्र में माँ की अहमियत को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ज़िंदगी में बहुत सच है कि जब भी हम किसी भी तरह की मुश्किल में होते हैं, किसी भी तरह का मुश्किल वक्त होता है, तो आप हमेशा यही सोचते हैं कि बस मैं अपनी अम्मी को जाके बता दूं और उसके बाद हर चीज़ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। हमारे माशरे में माँ का बड़ा किरदार है बच्चों की ज़िंदगी में, बच्चों की तरबियत में। एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़े लिखे माशरे को तरबियत तश्कील दे सकती है। एंड आई थिंक ये बड़ी सच्ची बात है, क्योंकि आपकी जो भी माइंडसेट है, आप जिस तरह के भी इंसान होंगे, वो सबसे पहले माँ से ही शुरू होता है। तो माँ की अहमियत तो किसी भी तरह से कम नहीं की जा सकती है। लेकिन ये सफ़र सच में बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी से ही शुरू हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक प्रेगनेंसी में भी जो चीज़ें माँ देखती है, जिस तरह का उसके इर्द गिर्द माहौल होता है, जिस तरह का वो महसूस कर रही होती है, उसका इम्पैक्ट बच्चे की डेवलपमेंट पर होता है। तो एक्चुअली में मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, ना ही साइंटिस्ट हूँ, लेकिन इतना तो आई थिंक हम सब समझते हैं कि माँ का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। और माँ का ताल्लुक बच्चे के साथ बाकी पूरी दुनिया से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे ही माँ कंसीव करती है, उसके बाद से आई थिंक माँ की ज़िंदगी और जो उसकी एहसास होता है, जो उसकी फीलिंग्स होती हैं, वो तब्दील हो जाती है। और वक्त के साथ साथ वो सिर्फ प्यार और मोहब्बत बढ़ता जाता है। इसलिए अगर हम सच में चाहते हैं कि अच्छे माशरे को तश्कील दे सकें, तो वो सफ़र शुरू होता है कि हम माशरे में जो जितनी भी ख़वातीन हैं उनको इज़्ज़त दें। और माँओं के लिए घरों में, चाहे हम बात करें हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से बात करते हों, चाहे लड़कियों को पढ़ाने के हवाले से हो कि उनको बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करें। अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और प्रेगनेंसी के हवाले से ही बात करेंगे। अपना फोकस रखेंगे कि क्या बेहतर तरीके से हम माशरे के तौर पे एज ए सोसाइटी जो भी ख़वातीन हैं और स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, कहाँ पर उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, और कहाँ पर मेडिकली क्या चीज़ें हैं, क्या रिसर्च है और क्या स्टेटिस्टिक्स हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करिए। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर तहसीन असलम मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी, हिलाल अहमद हॉस्पिटल भी। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिस तरह मैंने कहा कि माँ का रिश्ता बच्चे के साथ पूरी दुनिया से पहले एक्चुअली में शुरू हो जाता है। जिस मिनट एक माँ कंसीव करती है, उसके बाद से उसका जो सफ़र है वो तो कम्प्लीटली वहीं से शुरू हो जाता है। और एक तरह से शायद वो इसी वजह से इतना गहरा और स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है। अगर हम प्रेगनेंसी के हवाले से बात करें तो हम ऑफ कोर्स मेडिकल टर्म्स में ही अपनी डिस्कशन को कोशिश करेंगे रखें। एक लड़की के लिए कौन सी सबसे बेहतरीन उम्र होती है कंसीव करने के लिए?
आइडियली देखिए जो बेस्ट कंसेप्शन है वो 18 to 25 ईयर एज है और ये बेस्ट पीरियड है एक माँ बनने के लिए। 18 to 25। 25। बहुत सारे सिनेरियोज में हम देखते हैं कि 25 प्लस भी खवातीन होती हैं जो कि कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं फॉर व्हाटएवर रीजंस। क्या उसमें किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्ट की जाती है? देखिए आइडियल एज जो है उसको हम कहते हैं, अदरवाइज तो 30 ईयर्स में भी और 35 में भी औरतें कंसीव करती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि आप कह लें कि 35 राउंड अबाउट 35 और 40 पे जाके हम कोशिश करते हैं कि उन्हें कहें कि जी आप अपना जो है जल्दी अपने फैमिली कंप्लीट करें, क्योंकि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं और जो जेनेटिक एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़, उसका रिस्क जो है एज से बहुत रिलेटेड है। जैसे जैसे एज बढ़ती है कंजेनिटल एनॉमलीज का रिस्क बढ़ता है बिकॉज ऑफ जो है क्रोमोसोमल वेरिएशंस जो आना शुरू हो जाती हैं। तो बेस्ट एज ये है। रिसेंटली और अदर मेडिकल प्रॉब्लम भी एज से रिलेटेड होते हैं। उसमें जैसे 35 प्लस पे लोग कंसीव करते हैं, उनमें डायबिटीज़ होने का, उनमें मिसकैरेजेस होने का, उसमें हाइपरटेंशन होने का, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का, और ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि कंसिडर करना चाहिए वो है कि ख़वातीन अपनी हेल्थ का बेहतर तरीके से ध्यान नहीं रखती हैं। बाय विच आई मीन कि रेगुलर चेकअप्स आम नहीं हैं और स्पेशली गायनी के हवाले से या प्रेगनेंसी के हवाले से कोई भी चेकअप्स नहीं किए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हवाले से भी कोई चेकअप नहीं करवाया जाता। जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे उस पॉइंट पे जाके चेकअप करवाया जाता है और पता चलता है जी कि ये मसला चल रहा है, इसके लिए अब ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप्स के हवाले से कितना करना चाहिए, कितने ऑफन और किस उम्र से आपको रेगुलर चेकअप स्टार्ट करवा देना चाहिए? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जैसे जो एक आइडली होना चाहिए कि प्री मैरिज एक काउंसलिंग होती है डॉक्टर के साथ, आपकी प्री मैरिज आपका एक विजिट होना चाहिए डॉक्टर के साथ जो आपको एजुकेट करे। अगर वही नहीं है तो अगर शादी के बाद पेशेंट जो है वो कंसल्ट करे डॉक्टर को इवन बिफोर प्रेगनेंसी, जिसको हमें कहते हैं कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग, ठीक है, जिसमें हम पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले ही कुछ अद्वियात भी बताते हैं ऐसी, और उनकी हेल्थ के बारे में इनको एजुकेट करते हैं, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं कि आपके रेगुलर विजिट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकेशन है, हम उनको फॉलिक एसिड स्टार्ट कराते हैं। तो फॉलिक एसिड जो है एक तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि ये मिसकैरेजेस को प्रिवेंट करता है, और इसके साथ जो एसोसिएटेड एनॉमलीज होती हैं जो कि कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको इनके रिस्क को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करता है। तो आइडियली जो है ये फॉलिक एसिड जो होता है वो इवन बिफोर 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी लेना चाहिए, और इवन आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। इनके इतना इंपॉर्टेंट रोल है आपका प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में भी इवन। एंड मेंटल हेल्थ के हवाले से कितना ज़रूरी है कि अगर कोई भी औरत कंसीव करने की कोशिश कर रही है तो उसकी मेंटल हेल्थ किस तरह की होनी चाहिए, और अगर कोई पोटेंशियल इश्यूज हैं तो उसका बच्चे पर क्या पोटेंशियल इश्यूज असर तो हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बहुत सारे इश्यूज जो है इवन प्रेगनेंसी से पहले कुछ लोगों को पहले से ही ब्लड प्रेशर होता है, प्रेगनेंसी में वो एग्रीवेट हो जाता है। कुछ लोगों को फैमिली हिस्ट्री भी सजेस्टिव होती है और पेशेंट को खुद भी डायबिटीज़ होती है, और वो प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम जो है वो एग्रीवेट हो जाता है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को जो कि बिफोर प्रेगनेंसी परसिस्ट करती हैं और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हम उसे काउंसलिंग कर दें और उसके सारे लेवल्स को और उसकी हेल्थ को ऑप्टिमल कर लें, तो प्रेगनेंसी जो हेल्दी आउटकम होने के बहुत अच्छे ब्राइट चांसेस होते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ सुन पा रही हैं आप मेरी? जी जी आवाज आ रही है। जी, कैसे हैं अस्सलाम आप? वालेकुम। हाँ जी, मेरा नाम रिफत है, मैं डॉक्टर सिंह से बात करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, वो आपकी बात सुन रही है। हाँ, मैं कंसीव करना चाहती हूँ। मेरी बेटी जो है वो 10 साल की है, लेकिन मैं अब दोबारा से कंसीव करना चाहती हूँ। मुझे एक बेटा चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरी एज भी अब 50 के करीब है। कितने के करीब है? 50 के करीब है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप कुछ स्पेसिफिकली पूछना चाह रही थी? चलें, क्योंकि कॉल बंद हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और क्या रिस्पांस देंगे आप? 50 ईयर एज जी, 50 ईयर एज है और एक उनकी ऑलरेडी बेटी है जो कि 10 साल की है, और वो दोबारा कंसीव करना चाह रही हैं क्योंकि वो बेटा चाहती हैं। अब ये देखिए ना, 50 ईयर एज जो है ना, इस पे तो हम रिकमेंड ही नहीं करते प्रेगनेंसी। जैसे तो वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज एंड इवन जो आप कहते हैं कि सीपी चाइल्ड और डाउन सिंड्रोम, इसका रिस्क तो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो और इसमें जिसमें 10 ईयर्स की बच्ची, और इसका तो
आम जिनके ट्रीटमेंट से तो इसकी कंसेप्शन नहीं होनी, जो 10 इयर्स के बाद 10 इयर्स के बाद उसको असिस्टेड फर्टिलाइजेशन, जो कि हमें, जिसको आम जबान में आप कहते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी, उसकी ज़रूरत पेश आएगी। ठीक है, अब उसकी ज़रूरत जो पेश आएगी और उसमें वो आपको बताते हैं कि जी इतना जो है आपका खर्चा आएगा 7 लाख के करीब। ठीक है, और उसके बाद भी आप कहें कि इस एज ग्रुप में, अव्वल तो वो उनको रिकमेंड ही नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, आइडियली तो वो नहीं करना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी। अगर बहुत विश है वो करना भी चाहेंगे तो असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक है जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी को आप कहते हैं, तो वो ही करना पड़ेगा। और उसके तो अगर 7 लाख के बाद भी आउटकम अच्छा होने के वेरी रेयर चांसेस हैं। यानी कि अगर इफ दे रियली वांट टू तो फिर इस तरह के प्रोसीजर से होगा। सही हो गया। क्योंकि 10 इयर्स तक नहीं अगर प्रेगनेंसी हो तो डेफिनेटली देयर इज अंडरलाइन कोई फैक्टर डेफिनेटली है, और वो मदर में है या उसमें फीमेल में है या उसके पार्टनर में है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंगली तो फिर मेथड यही होगा। साथ ही साथ कितने बच्चे एक हेल्दी माँ पैदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में 4 तो डेफिनेटली होने चाहिए। 2 बहनें 2 भाई तो होने चाहिए। इनके उसकी बहुत एक बॉन्ड एक डेवलप होता है, और वो जो चीज़ें हम लोग खुद भी रियलाइज़ करते हैं रियल लाइफ में, तो 4 तो इजीली वो कर सकती है। लेकिन ये होता है कि बीच में जो आप बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये होता है कि कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड होती है। यानी कि ये नहीं है कि आप हर जो है साल प्रेग्नेंट हो, उसमें होता है कि एटलीस्ट 2 इयर्स आपको चाहिए होते हैं। इनके 2 इयर्स के लिए आपको कॉन्ट्रासेप्शन को वक्फे का कोई तरीका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका जो है पहले हेल्थ बिल्डअप हो जाए, आप पहली प्रेगनेंसी से और जो लैक्टेशन का पीरियड है जिसमें फीड कराती है मदर, उससे बाहर निकल आए। ठीक है, उसकी हेल्थ मेंटेन हो जाए तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी करें। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है जड़ा माना से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ सुन पा रही हैं आप मेरी? जी बताएं क्या पूछेंगी? हेलो जी जी, क्या पूछेंगी? जी, मैं ये बता रही हूँ कि मेरे पहले 2 आई डू थिंक कि कॉल ड्रॉप होगी, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं और अपना सवाल हमारे डिस्कशन का हिस्सा बना सकती हैं। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है तो कॉल करें और हमारे डिस्कशन का हिस्सा बने। जिस तरह से मैं आपसे पूछ रही थी, आपने कहा कि 4 बच्चे जो हैं, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि उनकी छोटी फैमिली हो और कम बच्चे, बिकॉज ऑल्सो फाइनेंशियल बर्डन बहुत आपको होता है, स्पेशली आजकल के वक्त में। लेकिन डायलेमा ये है हमारी सोसाइटी का कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो करते 2, जो अच्छी फैमिलीज है। ठीक है, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो जो नहीं अफोर्ड करते उनके 10-10 बच्चे हैं, तो जनरेशन कौन सी सामने आएंगी? अनएजुकेटेड। ठीक है, वो इतना अफोर्ड ही नहीं करते, उनके रिसोर्सेज नहीं होते। और इवन हमारे पास जो लेडीज आती हैं और इवन जिन जो बेचारी इस बहुत ही पुअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, अगर आप उनको कहते हैं कि आप लोग बस कर दें तो उस चीज़ को माइंड करते हैं। ठीक है, और जो एजुकेटेड हैं और जो माइंड करते हैं कि नहीं आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कि हम बच्चे बंद कर लें या बच्चे बंद करवा लें या हम वक्फा करें, ये तो हमारा पर्सनल इशू है। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से आपने बात की, आई थिंक ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या कॉन्ट्रासेप्शन से आपके किसी तरह के पॉसिबल प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं इन द फ्यूचर? डेफिनेटली होती है। देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन जो होती है ना बेटा, वो होती है कह रहे हैं कि आप परमानेंट होती है और टेम्परेरी होती है। जो टेम्परेरी होती है उसमें पेशेंट रिज्यूम करता है अपनी दोबारा प्रेगनेंसी को। जो परमानेंट होती है उसमें फिर दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती। लेकिन वेरी रेयर होता है कि वंस इन अ ब्लू मून कभी फेलियर के चांसेस होते हैं, वेरी रेयर। तो वो इवन परमानेंट के बाद भी एक आध प्रेगनेंसी जो है वो रिपोर्ट होती है। अदरवाइज जो है वो टेम्परेरी मेथड्स होते हैं, वो हर पेशेंट के लिए एक डिफरेंट जो टेलर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट में कितने रिस्क फैक्टर हैं, कौन सा इसमें बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन है। तो वो हम पूरी एक लिस्ट देते हैं पेशेंट्स को और पेशेंट से एवेलुएट करते हैं कि इसके लिए कौन सा सूटेबल मेथड है। बिल्कुल, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, फैसलाबाद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर तस्लीम साहब से सिर्फ मेंशन करना है कि शादी से पहले और शादी के बाद जो लड़कियों में सिस्ट का प्रॉब्लम होता है तो उनको हम कैसे डील करें, क्या उनके रिकमेंड करेंगे? ये क्या आप सवाल समझ पाए हैं? एक दफा फिर अपना सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि शादी से पहले और शादी के बाद लड़कियों में जो बन जाती हैं पॉलिटिक्स ओवरीज होती हैं। अच्छा, जो मैं समझ पाई हूँ आप सिस्ट की बात कर रही हैं।
हेलो, आप मेरी आवाज? आपकी आवाज ना थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या आप सिस्ट की बात कर रही हैं? जी 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 बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और सवाल पूछने का। मुझे सिर्फ कंफ्यूजन हो रहा था कि वो सिस्ट का पूछ रहे हैं या नहीं। ओवेरियन सिस्ट आई थिंक बड़ी कॉमन है आजकल, और शादी से पहले शादी के बाद दोनों बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करनी पड़ती है इसमें। हाँ जी, इसमें है कि आजकल जो बहुत ही हाई इंसिडेंस है वो उसको कहती हैं कि मल्टीपल सिस्ट होती हैं, जिसको हम पॉलीसिस्टिक कहते हैं। एक होती है वेरिएंट सिस्ट होती है, वो एक और एक आइडेंटिटी है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो आजकल यंगर एज ग्रुप में पाई जाती हैं वो ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन है, सिंड्रोम कहते हैं हम इसको। तो उसमें ये होता है कि उससे जो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं यंग बच्चियों में, उनमें ज़्यादा जो है इरेगुलरिटीज़ होती हैं साइकिल्स की, तो उसमें फिर बहुत उसको। क्या पीसीओएस भी इससे रिलेटेड होता है? पीसीओएस ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज ही हैं बेसिकली, वो मेरे ख्याल में पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए ही बात कर रही हैं, और यही कॉमन है, और यंगर एज ग्रुप पे भी बहुत कॉमन है। कितना मैनेजेबल है और कितना, क्योंकि जब भी आप इसका इतना हाई इंसिडेंस हमारी एशियन पॉपुलेशन में हो गया, 60% का तो इसका इंसिडेंस बहुत कॉमन है। और उस कॉमन होने की रीज़न क्या है, आजकल जो हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं, हर बेशक वो बिलोंग करता है लोअर क्लास से भी, बेशक वो बिलोंग करता है हाई क्लास हैबिट्स में स्पेसिफिकली जंक फूड, जंक पिज्ज़ा, शवारमा, इनके चिकन का इंटेक बहुत ज़्यादा है। और चिकन बेसिकली जैसे तैयार होता है, और उसमें क्या है कि टेस्टोस्टेरोन लगते हैं उसको, ठीक है, और तभी तो वे कहने के दिनों में वो तैयार हो जाता है। तो वो जो चिकन जो है बेसिकली हर जंक फूड में यूज़ होता ही चिकन यूज़ है। तो इसके बहुत ही जो है हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं यंग बच्चियों में, और यही है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसको मैनेज करने का क्या तरीका? मैनेज का बेटा इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें आप उनकी डाइट से शुरू कर लें और आगे उनकी वॉक, एक्सरसाइज। क्या ये रिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, और ये है कि ट्रीटेबल है, ठीक है। उससे ये है कि जब आप सब अंडरस्टैंड कर जाता है पेशेंट, तो अगर उस पर फॉलो करता है तो ये बच्ची उनकी शादियाँ भी होती हैं, प्रेग्नेंट भी होती हैं, कंसीव भी कर लेते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा फैक्टर डाइटरी इंटेक है, हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या फिजी ड्रिंक्स का भी इम्पैक्ट? ड्रिंक्स का भी बहुत इम्पैक्ट है। इनकी क्या है, कोका, ये सारा जो चीज़ भी वेट इंक्रीज करती है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की तरफ ले जाती है पेशेंट को। तो वेट रिडक्शन ही इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले वेट रिडक्शन है। तो वेट रिडक्शन जो है, जिसमें सारी आपको कोकाज और सारा ड्रिंक्स और एवरी काइंड ऑफ जंक फूड्स आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। बेसिकली डाइट आई फील लाइक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत इंपॉर्टेंट। कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बताएं, क्या पूछेंगी? जी क्या पूछेंगी? यही पूछ रही थी कि जो डिलीवरी के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है, वीकनेस हो जाती है, एक माँ को क्या चाहिए सेहत के लिए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा फोकस अपना प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ऊपर रखें, लेकिन क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी के हवाले से उन्होंने पूछा, डाइट और जिस तरह उन्होंने कहा कि वीकनेस आपको हो जाती है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का। जितनी आपको डाइट की ज़रूरत और जितनी कैलोरीज की ज़रूरत आपको प्रेगनेंसी से होती है, आप कह लें कि 3 टाइम्स ज़्यादा इंटेक करना पड़ता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, अगर मदर जो है वो फीड करवा रही है उसको, दूध पिलाने वाली माँ को। इनकी जितनी आप कैलोरीज प्रेगनेंसी में ले रही होती हैं, उसको आपसे डबल ट्रिपल जो है ना आपको लैक्टेशन में ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ जो है आपको थोड़ा साथ में टॉनिक्स, जैसे जो आपको आयरन भी लेना पड़ता, आयरन सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं, वो भी लेने पड़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पेशेंट्स का इंटेक ही पूरा होता है, ठीक है, डाइटरी इंटेक भी पूरा होता है, और जो सप्लीमेंट्स से रिकमेंड करते हैं तो वो भी पेशेंट नहीं लेता है। तो ये मेन कॉज होता है। और वो लेडीज़ जो कि एंटर ही प्रेगनेंसी में जो है लो अपनी एचबी के साथ एंटर हुए होते हैं, जिन्होंने प्रेगनेंसी में भी कुछ नहीं किया होता, ना अपनी डाइट अच्छी प्रॉपर रखी होती है, ना बैलेंस डाइट ली होती है, ना टॉनिक्स लिए होते हैं, तो आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उनकी वो जो सारा परसिस्ट कर रहा होता है, और वो चीज़ें जो है फिर पेशेंट में जो है वो कमज़ोरी करती है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, सबा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम। जी कैसे हैं आप? ठीक है। जी बताएं, क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब से बात करने का मुझसे पूछना है कि मेरे बच्चों को ना मसला बन जाता है कि उनके हेड में पानी हो जाता है, हमारा टेस्ट करवानी पड़ती है बच्चे की। एक बेटे और 2 बेटों को ये मसला बना है। बताएंगे कि मसला क्या बना, ताकि क्लियरली हम सुन सकें। हेड तो दिमाग नहीं बनता।
ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और आपने सुना उनका सवाल? बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका क्वेश्चन। जैसे मैं पहले भी बात कर रही थी कि शादी से पहले भी प्री मैरिटल काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें हम फॉलिक एसिड रिकमेंड करते हैं। तो वही बात जो इन्होंने अभी बताई है कि इनके बच्चों के सर नहीं बनते, तो मेन कॉज जो होता है इसमें जेनेटिक ही होता है। और फॉलिक एसिड जो इनके बच्चे के साथ जो सर नहीं बनते, इसके इंसिडेंस को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। अगर इसने पहले शादी से पहले 3 महीने अगर फॉलिक एसिड ले लें और उसके बाद भी कंटिन्यू करें। अब इनका ये है कि इनको नेक्स्ट चाहिए कि अभी से फॉलिक एसिड, अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इनको एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए और फिर इनको कंसीव करना चाहिए। इनके फॉलिक एसिड इनटेक के साथ ही ये कंसीव करें तो ये जो प्रॉब्लम बता रहे हैं इसका इंसिडेंस बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और एहतियाती तदबीर के हवाले से प्रिवेंशनरी मेयर्स बिफोर प्रेगनेंसी क्या होने चाहिए? देखिए, बिफोर प्रेगनेंसी जैसे मैंने कहा था, हर जो भी प्रॉब्लम परसिस्ट करता है बिफोर प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन है, वो डायबिटीज़ है, वो खून की कमी है किसी पेशेंट में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही पूरी होनी चाहिए। और अदर मेडिकल डिसऑर्डर जो कि रेयर होते हैं, जैसे कोई गिलर्ड का प्रॉब्लम, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम होता है, वो पेशेंट इंटेक ड्रग इंटेक कर रही होती है, वो उनका वो लेवल भी ऑप्टिमल होना चाहिए, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो और अपनी डाइट, अपना एचपी स्टेटस, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो तो फिर वो प्रेगनेंसी करें, ताकि एक हेल्दी हेल्थ के साथ वो प्रेगनेंसी के साथ एंटर हो। और वो जैसे अब कहते हैं कि हेल्दी माइंड जो वो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, और हेल्दी हेल्थ के साथ ही इसका बहुत कोरिलेशन है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कोई ऐसे मेयर्स हैं जो कि ख़वातीन को लेने चाहिए? आजकल तो डेफिनेटली अवेयरनेस होगी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हॉस्पिटल तो काफ़ी उसमें पेशेंट जो है वो एंटीनेटल केयर के लिए आते हैं, लेकिन फिर भी एंटीनेटल केयर जो है बेसिकली कि चेकअप के लिए आना, इसको हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो रूरल एरियाज में उसका इसका फुकदान है। बिल्कुल, हमारे साथ जंग से कॉलर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं, क्या पूछेंगे? मैंने पूछना है, मुझे ना बच्चेदानी जो है ना उसके ट्यूब जो होती है उसके अंदर रिसोली है 2, तो उस मैंने आगे ना प्रेगनेंसी करनी है, तो वो कह रहे हैं इसके पहले भी आपको ना ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरे 2 बच्चियां हुई हैं, ऑपरेशन से हुई हैं पहले भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से हम बात कर पाएँ, और अगर आप ब्रीफली एक लाइन में इसका हाँ जी, नहीं आइडली देखिए, अगर सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास अगर आते हैं तो मैं देखूंगी कि उस रसौली की नोयत क्या है, कहाँ पे है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं इनको बेस्ट डिसीजन दे सकती हूँ। अगर किसी ने बताया तो आइडली फिर इसकी पहले सर्जरी होगी तो फिर ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, और डिटेल में बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मचेगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रेगनेंसी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट सवालात के जवाब दिए, एंड ऑफ कोर्स आपके जितने भी सवालात हैं नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, कॉल करें और हमारे इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हुए कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि ख़वातीन के लिए जानलेवा हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं प्रति में? बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर खुदा ना खास्ता अगर वो पेशेंट जो है वो प्रॉपर नहीं आती हमारे पास और उसका कंट्रोल नहीं होता और वो एंटीनेटल चेकअप के लिए ही नहीं आती, तो कोई मेडिसिन भी नहीं यूज़ करती, तो खुदा ना खास्ता जब बहुत रेस करता है तो उससे जो है दिमाग की शरीयान फटने का ख़तरा होता है। उससे खुदा ना खास्ता फिर जिसको कहते हैं झटके लगते हैं शदीद किस्म के, जिससे ना सिर्फ माँ की जान रिस्क पे होती है बल्कि बच्चे की जान भी रिस्क पे होती है। और ये इसका बहुत इनकी हाई रेट है मटरनल मोर्टेलिटी और फीटल मोर्टेलिटी का। एंड हाई ब्लड प्रेशर उसका सबसे ज़्यादा। और डायबिटीज़ का क्या इम्पैक्ट? डायबिटीज़ भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा जो इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है जितनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है वो ब्लड प्रेशर रेस करके, और उसको हम जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं क्लैम्पशिया, और इसका वेरी हाई रेट है कि ये उसमें मटरनल बहुत उसका रिस्क होता है मटरनल हेल्थ का। इनके खुदा ना खास्ता रेयर केसेस में मटरनल डेथ भी हो जाती है और फीटल डेथ के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, बच्चे की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सेकंड जो है उसमें है कि अवल नीचे होती है, तो अवल बेसिकली उसका अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि हम जो है बच्चादानी के ऊपर वाले पोर्शन में होती है, लेकिन जैसे पैदाइश होती है तो वो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे नहीं होती, लेकिन रेयर केसेस में जो है वो अवल जो है वो नीचे होती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट डायग्नोज ही नहीं है और वो घर में है और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है
तो वो बस दफ़ा जो होता है पेशेंट जो है बेचारा हॉस्पिटल ही नहीं पहुंचता, उसकी डेथ हो बिल्कुल। जाती हमारे है। साथ फैसलाबाद से कॉलर मौजूद हैं, लुबना आतिफ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी, वो सुन रही हैं। जी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवलिंग के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें। जी ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग। आइडली जो है ट्रैवलिंग जो है अवॉइड ही करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और लास्ट में इन बिटवीन जो है वो आप कर सकते हैं अगर वो सेफ ट्रैवलिंग है। अगर जो ऐसी रोड्स नहीं है। अनसेफ ट्रैवलिंग क्या हो? अनसेफ होती है जैसे कि आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जिसकी रोड टूटी हुई है और आप जिनके बम्पी रोड है, आप उस पर ना ट्रैवलिंग करें। आप रिक्शे में ट्रैवलिंग ना करें, ठीक है ना। आप गाड़ी में सेफ ड्राइविंग जो है ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और इवन हमारे जो है डॉक्टर्स जो हैं वो एंड तक अपनी जो है वो अपनी ड्राइविंग करके आते हैं। लेकिन आइडली वो बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। बाय एयर भी आफ्टर 27 वीक्स 25 वीक्स के बाद रिकमेंड ही नहीं करते। अच्छा। और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस से बचाने के लिए क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान? ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी काउंसलिंग होनी चाहिए। एक हमारा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें अवेयरनेस दी जाए कि हमल के दौरान जो है आपका हॉस्पिटल में आना और अपना रेगुलर जो है चेकअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें पेशेंट को खून की कमी से जो बचाना चाहिए। खून की कमी जो है आजकल बहुत मेजर एक हमारे पाकिस्तान में इशू है और इसका बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। बेचारी जो कह लेंगे पाकिस्तान में हमारी आधी पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो अनीमिक होती है, उनमें खून की कमी होती है। और जब खून की कमी होती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बच्चे पे भी आता है। और इवन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है हमारे पास जो पेशेंट एमरजेंसी में लैंड करते हैं, अगर वो नॉर्मल है, अगर हीमोग्लोबिन लेवल जो है उसका 12 होना चाहिए, अगर वो 7 के साथ लैंड करेगा तो जहाँ पेशेंट हम इस स्टेटस में होते हैं कि पेशेंट को ना रेफर कर सकते हैं, उस वक्त टाइम उसका डिलीवरी का आया होता है। अगर हम डिलीवरी कर देते हैं तो खुदा ना खास्ता ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, जरावाला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी जी बताएं जी, क्या पूछेंगी? जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब से। जी जी। मेरे ना पहले 2 बेबी हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी थी, उसके बाद ना अब तीसरा बच्चा जो है ना वो मिसकैरेज हो गया। जी। तो फॉलिक एसिड वगैरह ना ये मेडिसिन डॉक्टर साहब दी है, ये तो मैं खा रही हूँ। 9 माह हो गए, बेबी मिसकैरेज हो गए। क्या मैं दोबारा बच्चा ले सकती हूँ या कोई मसला तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं बनेगी दोबारा से? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और जिस तरह से आपने सुना कि 3rd प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हुआ और 9 मंथ्स हो गए हैं, 9 मंथ्स हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल कंसीव कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट कंसेप्शन में खुदा ना खास्ता जब उन्होंने कंसीव किया है उस वक्त उनको फीवर शीवर तो नहीं हुआ, कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं डेवलप हुआ, जैसे कि पहले माशाल्लाह 2 उनके हेल्दी बच्चे हैं, ठीक है। और बाकी 3rd में जो है उसको प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, उसमें कोई स्ट्रेस फैक्टर तो नहीं था, कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं थे जिससे उन्होंने स्ट्रेस लिया है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई इसको फीवर तो नहीं हुआ। अगर इन वजह से हुआ है तो डेफिनेटली कोई रिकरेंट फैक्टर्स नहीं है, इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। और ये अगर कंसीव करना चाहते हैं तो प्लान करें, डॉक्टर के पास विजिट करें और फॉलिक एसिड लेना शुरू करें और इंशाल्लाह प्रेगनेंसी हो सकती है। एक हमने फॉलिक एसिड के हवाले से बात की, डिफरेंट और चीज़ें जिससे आप बेहतर तरीके से अपनी अंडरलाइंग जो इशूज़ हैं उनको आप हैंडल कर सकें। IVF के हवाले से क्या प्रोसीजर्स होते हैं और क्या ये एक ऑप्शन है जो कि कंसिडर करना चाहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही? अब वो डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, मेल पार्टनर में है, फीमेल पार्टनर में है। और अगर दोनों जो है नहीं भी फैक्टर्स तो उनको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन प्रेगनेंसी, इनके अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, कि दोनों फैक्टर्स में डायग्नोस भी कुछ नहीं हो रहा और फिर भी नहीं कंसीव कर रहे और उनको एटलीस्ट 5 इयर्स हो गए हैं, तो उनके लिए फिर बेस्ट आइडियल ऑप्शन जो है वो IVF है। बिल्कुल। और तो हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इकरा, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या पूछेंगी? वालेकुम अस्सलाम। जी जी क्या पूछेंगी? जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी एक बड़ी वाली बेटी तो नॉर्मल हुई और छोटी वाली तो प्लेट के साथ। जी जी जी। और छोटी तो प्लेट के साथ। जी जी जी। तो मेरी यूट्रस बहुत ज्यादा वीक है, हमल नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा बिल्कुल। तो हमल करना चाहती हूँ, हमल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
और आप आई थिंक आप समझ गए कि वो क्या पूछना चाह रही थी। कि 1 सिजेरियन हुआ है, उसके बाद जो है एक नॉर्मल थी डिलीवरी, सेकंड उनका सेक्शन हुआ है सेक्शन उनका, तो अब उनको ये प्रॉब्लम है कि दोबारा कंसीव कर सकती हैं, ये इशू है कि डेफिनेटली कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, इसमें तो जो सिजेरियन की इंडिकेशन जो है उसमें तो 2-3 चीज़ें ही होती हैं जो बनती हैं कि खुदा ना खासा उनको डिस्ट्रेस तो नहीं था, बच्चे का डिस्ट्रेस तो नहीं था, उसको फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, या प्रोग्रेस नहीं प्रॉपर तरीके से हुई जो कि एक ऑप्टिमल टाइम में प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, तो 2 रीजंस होती हैं, तो ये कंसीव कर सकते हैं डेफिनेटली। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात का जवाब देने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।